बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया को मना किया गया है कि आपने रिपोर्ट नहीं करना और ज़्यादा रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करना, ना इसके ऊपर प्रोग्राम्स करने। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की जानिब से सहाफ़ियों को बुलाकर जो अहम अहकामात दिए गए, उनमें यह भी कहा गया कि आपने दहशतगर्दी के वाक़यात को पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं करना। हाँ, ये जितना ISPR की जानिब से बताया जाए या जितना सरकार की जानिब से बताया जाए, बस आप उतना रिपोर्ट करेंगे। अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान गए हुए थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ। उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तानियों की हिफाजत है। दहशतगर्दी से, दुश्मनों से पाकिस्तानियों को बचाना, ये उनकी पहली जिम्मेदारी है जिसके लिए उनको तनख्वाह दी जाती है। उनको इस ओहदे पर बिठाया गया, लेकिन वो पाक चीन दोस्ती के चक्कर में वो चाइना चले गए। अब यानी फील्ड मार्शल पहले ईरान में गए, अब चाइना चले गए। कभी वो गल्फ़ में चले जाते हैं, कभी अमेरिका में चले जाते हैं, कभी वो यूरोप में चले जाते हैं। लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ वो अभी नहीं गए। अभी वो चाइना चले गए, इसके बाद भी उनके कुछ विज़िट्स हैं, वो कहीं और चले जाएंगे। तो उनकी जो ड्यूटी है वो पाकिस्तानियों की हिफाजत है। यहाँ खौफनाक दहशतगर्दी हो रही है और वो फ़ॉरेन टूर्स कर रहे हैं। इसमें देखिए, शहबाज शरीफ का तो बनता है जाना, और वो कैबिनेट के बहुत सारे लोगों को भी लेकर गए। सरकारी खर्चे में लोगों की फैमिलियाँ भी वहाँ हमने घूमती हुई देखी, वो भी अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान एक थर्ड पार्टी ने या किसी नामालूम आदमी ने, वैसे किसी और पार्टी से उस बंदे का ताल्लुक था, उसने अपनी गाड़ी से 4 रेंजर्स वालों को कुचल दिया था और वो जाम बहक हो गए थे। वहाँ पे नमाज जनाजा में ये लोग सारे इकट्ठे होकर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ सारे गए थे और वहाँ फील्ड मार्शल की आंखों से अंगारे फूट रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौलादी अज़म उस वक्त दिखाया गया था। मगर अब जबकि दहशतगर्दों ने बदतरीन दहशतगर्दी की है और दर्जनों शहरियों को और एहलकारों को शहीद किया, तो यहाँ शोहदा के जनाजों में नहीं गए बल्कि चाइना चले गए आर्मी चीफ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती है, आर्मी चीफ वहाँ जनाजों में नहीं जाते बल्कि वो चले जाते हैं बैरून मुल्क दौरों पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान कोई और आदमी मार देता है, रेंजर्स वालों को शहीद कर देता है, तो उसमें आर्मी चीफ ज़रूर जाते हैं ये पैगाम देने। यानी पॉलिटिकली ये मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इतने मुतनाज़े हो चुके हैं, इतने मुतनाज़े हो चुके हैं, और सारी दुनिया जानती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सख्त मुखालिफ हैं और ये बतौर एक पॉलिटिकल एंटिटी उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके लीडर को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इतना एक्सपोज तो कभी भी कोई आर्मी चीफ नहीं होता। तो ये इदारे के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन हम देख रहे हैं होती हुई। पाकिस्तान के मीडिया पर जनाब वो पिंकी जो थी मंशियात फरोश, वो उसके मामला बहुत ज़्यादा उठाए गए। वो एक चद्दड़ है, एक एक्ट्रेस है, उनका मामला बहुत ज़्यादा आसमान पे उठाया गया है। अच्छा, मेरे से भी कुछ लोग पूछते हैं जी इस पर आपकी राय क्या है, तो मैं सादी बात आपको बताता हूँ कि निजी ज़िंदगी के मामलात में किसी की भी वो मैं नहीं जाता, लेकिन फिर भी जब एक खातून कह दे ना, तो उसका मतलब है ना। फिर किसी भी मर्द को, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, कितना भी ताकतवर हो, उसे कोई इख्तियार नहीं है कि वो उस खातून को हरासा करे। इसकी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियरली ये कह रहा हूँ। और क्योंकि कुछ लोग सवाल इसलिए पूछ रहे थे कि मियाँ अली अशफाक वहाँ पे, तो मैंने पहले भी बताया कि भाई वो एक आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके अपने केसेज हैं, वो जहाँ मर्जी अपना केस लड़ें। इससे पहले वो PMLN के भी वकील रह चुके हैं। कैप्टन सफदर का गालिबन केस लड़ा था और लोगों के भी लड़े हैं, PTI के लोगों के भी लड़े हैं। तो वो मेरा ताल्लुक अलग है, लेकिन ये काम उसका अलग है। अब यहाँ पे मेरी राय जो सादी है वो ये है, किसी भी मर्द को, चाहे वो जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, किसी भी खातून को हरासा करने का उसे कोई हक नहीं है। जब खातून ने बोल दिया ना, तो उसका मतलब है ना। और ये बड़ी एक क्लियर, इंसानी बुनियादों पे देख लें, कानूनी बुनियादों पे देख लें, आप जिस मर्जी बुनियाद पे रख के इसको परख लें, ये कानून ऐसे ही है और ये मामला ऐसे ही होना चाहिए। बाकी सारी कहानियाँ हैं। नादरीन, मैं आपके सामने अब ज़रा एक इश्तिहार रखने वाला हूँ। ये इश्तिहार देखें आप। ये ईद आने से पहले इन्होंने इश्तिहारात देना शुरू कर दिए। ये मरीम नवाज़ का फ़ोटो, आधे आधे सफ़े। अभी ये अयाशी वाले जहाज़ में घूम कर आए हैं अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ। और अब वज़ीर आला मरीम शहबाज के सुतरा प्रोग्राम के तहत ईद उल अज़हा के मौके पर, भाई लोगों के पास जानवर ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। एक तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग कुर्बानी करें वो गोश्त को अब स्टोर ना करें। हमारे बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं जो पहले कुर्बानी कर सकते थे, वो अब नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे की किल्लत है।
पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है। इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके आसपास पहले कुर्बानी करते थे, कोई बकरा ले आते थे, मिलजुल कर हिस्सा डालकर वो बैल ले आते थे, अब वो कुर्बानी नहीं करते। तो अब जबकि वो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे तो इसमें ज़िम्मेदारी जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनकी बढ़ जाती है कि वो अपना हिस्सा भी उन्हें दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें ताकि वो भी ईद की इन खुशियों में शामिल हो सकें। बहरहाल जानवर ही बहुत थोड़े हैं तो सफाई तो फिर ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी इन्हें। मंडियों के अंदर ऐसा लगता था बहुत रश होगा, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो बता रहे हैं जनाब रश ही नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। छोटा जानवर ख़रीदना तो ख्वाब बन गया है और बड़ा जानवर जो है उसको हाथ नहीं लगता, वो इतना महंगा हो गया। जितने के 2 बकरे आ जाते थे उतने में जो है वो अब एक हिस्सा डलता है बैल के अंदर। तो हालात बहुत अजीब हैं। बहुत छोटा सा एक बकरा, एक दोस्त है उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी, उन्होंने 1 लाख रुपए का लिया, बिल्कुल छोटा सा, ऐसे जैसे वो सदके का बकरा होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वो 1 लाख रुपए का उन्होंने लिया। तो इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, बेचारे बेचने आते हैं, वो भी गरीब लोग हैं, उनको बंदा क्या कहे। लेकिन महंगाई बढ़ इतनी गई है कि आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है। अब नाज़रीन जहाँ पे ये इश्तिहारात वगैरह लग रहे हैं तो मैं आपको एक इश्तिहार दिखाता हूँ। ये इश्तिहार है जनाब इंडियन साइड से, जो वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से। इश्तिहार तो नहीं है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि हमने 600 यूनिट तक बिजली फ्री की है, चाहे एसी चलाओ, जो मर्जी चलाओ। ये हरमीत सिंह ने इसको रिपोर्ट किया, जहाँ से मैंने इसको पढ़ा और कई जगहों से भी पढ़ा है। यहाँ पे अली मोल साहब हैं, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया, एक और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया। तो इसे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को। अब देखें ना, वो चढ़दा पंजाब है, ये लहंदा पंजाब है, यानी वहाँ पे भी पंजाब है, यहाँ पे भी पंजाब है। ये इकट्ठा होता था पहले, फिर पाकिस्तान बन गया 1947 में, वो अलग हो गया, इंडिया के पास चला गया, ये पाकिस्तान के पास आ गया। वहाँ पे एक वज़ीर आला है और यहाँ पे भी एक वज़ीर आला है। तो वहाँ पे जो सीएम है मान साहब और यहाँ पे जो सीएम है ये मंजूर नज़र और ताकतवर हलकों की पसंदीदा और एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली खातून, जिन्हें हर चीज़ सोने की प्लेट में और सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाली, ये इनको जनाब यहाँ पे वज़ारत आला तोहफे में दी गई है। ये बगैर मैंडेट के आई हैं, वहाँ वो मैंडेट के साथ आए हैं मान साहब। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए 11 अरब इंडियन रुपए का एक थर्मल प्लांट लिया। अपने ज़ाती हुकूमत की कैपेसिटी से जो पैसा उनका निकला बचत करके, उससे उन्होंने 11 अरब इंडियन रुपए का एक पावर प्लांट लिया और अब वो भारतीय शहरियों को वहाँ पे मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे शहजादी ने अपने लिए 11 अरब रुपए का एक अय्याशी वाला लग्जरी तैयारा लिया और उसमें सफ़र करने के बाद इनकी सहेलियों में से एक का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, छोटा सा क्लिप। वो बता रही थी कि बाकू आज़रबाईजान के खानों का जायका कितना मज़े का है। मैं वहाँ पे रहा हूँ, वाकई उनके खाने अच्छे हैं, लेकिन मामला ये है कि ये क्या बकवास है। लोग भूख से मर रहे हैं, वो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, और आपने वादा किया था कि 300 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आया करेगा। वादे का आपने उल्टा कर दिया कि 200-300 यूनिट तक भी जो बिजली इस्तेमाल करता है उसे 4 गुना बिल आता है, और जो सब्सिडी थोड़ी बहुत रह गई थी वो भी आप लोगों ने IMF के कहने पर वापस छीन लिए। तो एक तरफ वो वज़ीर आला है जिसने कुछ भी वादा इस तरह का नहीं किया था, लेकिन वो मुफ्त बिजली दे रहा, अपने शहरियों को कहता है एसी चलाओ, जो मर्जी करो। एक तरफ ये है, ये अय्याशी वाला जहाज़ लेकर आए और अपने शहरियों को बैठकर कहानियां सुना रहे हैं कि उस जहाज़ में बैठकर जब हम बाकू गए तो वहाँ के खाने बहुत मज़ेदार थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। ये टेस्ट उन लोगों को बता रहे हैं जो भूखे हैं। यानी अब आपकी कहानियों से लोग अपना पेट भरेंगे। बहुत बेहिसी है। अच्छा, ये जो लोग हैं ये तो बहुत बेहिस हैं, लेकिन इनको लाने वाले बहुत बेगैरत हैं। मैं ये लफ्ज़ सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर गैरत होती और गैरत का फुकदान ना होता तो कौम के साथ इस किस्म का भोंडा और घटिया मजाक ना किया जाता कि कौम ने जिनको मुस्तरद किया उनको लाकर कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। अब वो कौम की गुर्बत का, कौम की परेशानियों का मजाक उड़ाते हैं, ये कहकर कि वहाँ जहाँ हम गए थे ना, आपके पैसों से ख़रीदे हुए लग्जरी जहाज़ में बैठकर वहाँ खाने बहुत मज़े के थे और हमने बहुत इंजॉय किया। ये नादरीन इनकी सूरत हाल है। IMF से जितना कर्जा लिया पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में, ये भी सुन लें आप, जितना कर्जा पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में IMF से लिया, देखें ना, उसके लिए IMF के तरले किए, मिन्नतें की, खुशामदें की, कभी अमेरिका के पाँव पकड़े, कभी यूरोप के पाँव पकड़े, हर जगह पे जाते हैं, जाकर कोशिश करते हैं कि IMF थोड़े पैसे दे दे। तो जितना पैसा पाकिस्तानी हुक्मरानों ने IMF से लिया गुज़िश्ता 2 सालों में,
उससे ज़्यादा डकैती इन्होंने पाकिस्तानियों की जेबों पे सिर्फ एक जगह पे डाली है। पेट्रोल के ऊपर जो लेवी इन्होंने पाकिस्तानियों से 2 साल में वसूल की है वो IMF से लिए गए पैसे से ज़्यादा है। IMF के तो ये पैरों में गिरते हैं और पाकिस्तानी अवाम को पैरों में रखते हैं। जिनसे ज़्यादा पैसा लिया उनको पैरों में रखते हैं और जिनसे थोड़ा पैसा लिया उनके पैरों में गिरते हैं। ये पाकिस्तान की सरकार, और उसकी वजह पता क्या है? IMF जब इनको पैसा देता है ना तो IMF इनको गिनवा कर देता है, इनको इनकी औकात में रख कर देता है। पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी इनको इनकी औकात में नहीं ला रहे। जिस दिन आप इनको इनकी औकात में लेकर आए और आपने इनको बताया कि जनाब हमारे पैसों से तुम तनख्वाहें लेते हो, ये बेशर्मी, ये बेगैरती और ढिठाई बंद करो और पाकिस्तान को चलने दो, हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। जिस दिन आप इनको बताएंगे उस दिन ये आपके भी कदमों में बैठेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने वोट की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और सिर्फ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, उसको राइज करना पड़ेगा। वोट तो आप डाल देते हैं लेकिन निकलता किसी और का है। अब पाकिस्तानियों को इसका हल भी निकालना पड़ेगा। नाज़रीन, मैं आपको एक यहाँ प्रोजेक्ट था नीलम झेलम, इसके अंदर आपको याद होगा, आपका जब भी कोई आप बिल निकाले ना अपने घर में कोई भी आप बिजली का, तो उसमें नीलम झेलम सरचार्ज उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। ये आप निकालें और निकाल के पढ़ें, हर साल हर महीने आप ये पैसा दे रहे हैं, नीलम झेलम सरचार्ज। आप पता क्यों ये पैसा दे रहे हैं? ताकि नीलम झेलम का एक मंसूबा बन रहा है, वहाँ से बिजली बनेगी और सिस्टम के अंदर शामिल हो जाएगी और पाकिस्तानियों को सस्ती बिजली मिलेगी। सन 2018 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और सन 2024 में ये मंसूबा बंद हो गया। 2008 में इसे मुजफ्फराबाद और नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबे का इसका आगाज़ किया गया था 2008 में। इससे 969 मेगावाट बिजली हासिल की जानी थी, 500 अरब रुपए इसके ऊपर लागत आनी थी। ये रकम पाकिस्तान के शहरियों से बिजली के बिलों में मशहूर ज़माना नीलम झेलम सरचार्ज के नाम से हर माह वसूल की गई। वैसे ये तहरीर वहीद मुराद साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखी है, तो मैं वहाँ से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उनका क्रेडिट है, इसलिए मैं यहाँ पे उनका नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। वैसे ये खबर जो है वो मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अखबारात के अंदर हर तरफ छपी हुई है, लेकिन मैं यहाँ से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। सन 2018 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और 2024 से मनसूबा बंद पड़ा हुआ है क्योंकि डिज़ाइन में इसके नुक्स था। किसी ने पूछा कि जनाब ये डिज़ाइन में नुक्स है तो क्यों है? और पानी को दरिया से टरबाइन तक लाने वाली जो सुरंग थी वो बैठ गई। लो कर लो बातें आप। इतना पैसा पाकिस्तानियों का खर्च दिया, कई सालों से पाकिस्तानी जो है नीलम झेलम सरचार्ज भर रहे हैं, दहाइयाँ हो गई 2, और आप पैसा देते चले जा रहे हैं और निकला क्या? सुरंगी बैठ गई। अब जिसने इसका डिज़ाइन बनाया कोई इसको बुलाकर पूछेगा? ये कौम के 500 अरब रुपए ज़ाया करने की जिम्मेदारी का तयन करने के लिए क्या कोई इंक्वायरी करवाई गई, कोई कमेटी बनाई गई? कोई कमेटी अगर बनाई भी है तो वो कमेटियाँ डाल के बैठ जाती है, और ताहाल कोई भी इसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। इस मंसूबे को नेस्पाक वाले कॉपी पेस्ट इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था। अब नेस्पाक पाकिस्तान का एक इदारा है, उन्होंने ये डिज़ाइन करके दे दिया मंसूबा, वो सुरंग बैठ गई। वो इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो है जेलें हो जाती हैं, मुसीबतें बन जाती हैं कि भाई कौमी पैसा कैसे ज़ाया हो गया। अब इसका हल क्या है? बस हल एक ही है कि ये मंसूबा नहीं चलेगा और बिजली के बिल में आप पैसे देते चले जाएंगे। अब आ जाए नाज़रीन कुछ आलमी खबरों की तरफ। तो रोला डालकर आलमी मंडी को थोड़ी ऑक्सीजन तो दी गई है कि जनाब मामला हल हो गया, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से ये बात पता चली है कि अभी शराइत मुकम्मल तौर पे राइज नहीं हुई और अभी मुआहदा हतमी तौर पे सामने भी नहीं आया। लेकिन जो चीज़ें मुआहदे में हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने में रख देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या कहा, और एक मुतालबा कर दिया उन सारे मुल्कों से जो इस मामले में स्टेक होल्डर थे। ये ट्रुथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, या तो ये सबके लिए एक बेहतरीन मुआहदा होगा या फिर ये मुआहदा नहीं होगा, यानी महाज़े जंग और फायरिंग की तरफ वापसी हो जाएगी, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और शदीद तर, और कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। तो मुआहदा अगर होगा तो हमारी मर्ज़ी का होगा, वरना नहीं होगा, वरना लड़ाई होगी, और लड़ाई हुई तो पहले से बहुत शदीद होगी। कोई ऐसा नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने कहा सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, फिर सारे वो नाम जिस तरह मैंने पहले आपको बताया जिसमें फील्ड मार्शल का नाम भी है, कतर के और सारे हुक्मरानों के नाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि इनके साथ बातचीत में मैंने वाज़े किया कि इस इंतहाई पेचीदा पहेली को सुलझाने के लिए अमेरिका की जानिब से की जाने वाली तमाम तर कोशिशों के बाद अब ये लाजमी होना चाहिए कि तमाम ममालिक कम अज़ कम बैक वक्त
इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत कर दें, अब्राहम अकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि उसके ऊपर सारे दस्तखत कर दें। जिन ममालिक के हवाले से बातचीत की गई इनमें सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन शामिल हैं। ये मुमकिन है कि किसी एक या दो ममालिक के पास ऐसा ना करने की कोई वजह हो और उसे तस्लीम किया जाएगा, लेकिन अक्सर को तैयार रहना चाहिए, आमादा होना चाहिए और इस काबिल होना चाहिए कि वो ईरान के साथ इस तस्वीर को इससे कहीं ज़्यादा तारीखी वाक़या बना दें जितना कि ये होता। अब वो ये कह रहे हैं जनाब आप अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें। उसका सादा मतलब जो है, आसान मतलब वो ये है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। इक्का दुक्का मुल्का उन्होंने कहा तो मे भी पाकिस्तान के बारे में उनके दिमाग में कि पाकिस्तान शायद तस्लीम नहीं कर सकता, पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं। ईरान के बारे में वो ये कहते हैं कि ईरान को इसके अंदर भी शामिल होना चाहिए। फिर ईरान को वो बड़ा, सऊदी अरब और कतर के बारे में उन्होंने कहा जी कि उनको तो ये करना चाहिए और इसकी शुरुआत सऊदी अरब और कतर की जानिब से फौरी दस्तखत के साथ होनी चाहिए, बाकी सबको इसकी पैरवी करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये बड़ा शानदार होगा, इससे बहुत सारे माली फ़ायदे भी मिलेंगे, जिन मुल्कों ने किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं होगी, 5000 साल तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी हैं। और यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दुनिया के दूसरे खित्ते की तरह अपने नुमाइंदों से कह रहा हूं कि वो इन ममालिक को पहले से तारीखी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल करने का अमल शुरू कर दें और इसे कामयाबी से मुकम्मल करें। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। अब समझें ज़रा इसको आप, ये इसका नाम अब्राहम अकॉर्ड क्यों रखा गया? पहले इसकी टेक्निकल रीज़न आप देख लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और एक का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बाकी बहुत सारे अंबिया और अंबिया की पूरी एक लड़ी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उन्हीं का नाम जो है वो इसराइल भी है और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। तो बनी इसराइल में बहुत सारे कईयों के नाम भी नहीं पता हमें, बहुत सारे पैगंबर आए और अल्लाह का पैगाम लेकर आए। एक दौर में मुसलमान भी यहूदियों को ये बात बताते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो ये जो नस्ल परस्ती के चक्कर में एक इख्तलाफ था उसको दूर करने की कोशिश की जाती थी। आज उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल को तस्लीम करने के तनाजुर में, लेकिन मामला इंसानी हुकूक का है, मामला अकायद का नहीं है। यानी अगर आप इसको मुसलमान बनकर देखेंगे, ईसाई बनकर देखेंगे, यहूदी बनकर देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ और चलेगा, लेकिन अगर आप इसको एक इंसान बनकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसराइल ने जिस लेवल की ज़्यादती की है निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ और आसपास के ममालिक में, उसकी कोई और मिसाल ये जदीद दुनिया के अंदर तो नहीं है। तो जब आप ऐसे देखते हैं तो उसूली नुक्ता नज़र से आपके पास ये गुंजाइश कम हो जाती है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। यहाँ बहुत सारे ममालिक जो मुस्लिम ममालिक नहीं हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं और इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, जबकि मुसलमान मुल्कों पे अब दबाव डाला जा रहा है कि आप अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें और आप इसराइल को तस्लीम कर लें। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। बहरहाल वाशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ी शानदार रिपोर्टिंग की है, वो रिपोर्टिंग में आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने बताया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर यह मुआहदा होने जा रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि 60 दिन के लिए जंगबंदी हो जाएगी। इस दौरान एक हतमी अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे और ये मुज़ाकरात अब मेरे ख्याल में कतर में होंगे। फिर आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर अंदर ईरान आबना हुर्मुज़ को खोलेगा और वहाँ से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ़ करेगा। फिर बहरी नाकाबंदी का खात्मा, अमेरिका फौरी तौर पर ईरानी बंदरगाहों की अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। फिर मुंजमद असासों की बहाली, अमेरिका कतर में मौजूद ईरान के 12 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासे फ़ौरन बहाल कर देगा और ये मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए ईरान की एक सख्त पेशगी शर्त थी और इसके लिए कतर पहुँच गए हैं बाकर कालीबाफ जो ईरानी स्पीकर हैं और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची, वो अब कतर पहुँच गए हैं। कतर को इन्वॉल्व कर लिया गया है। अगर ये पैसा डी फ्रीज़ हो जाता है या ये पैसा ईरान को मिल जाता है तो आप ये समझें कि अब मुआहदा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। फिर जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का अज़म, अब ये तो ईरान पहले ही कह चुका है, फतवा भी मौजूद है आयतुल्लाह अली ख़ामनई का, ईरान को इस पर प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, बस यूरेनियम ईरान के अंदर रहे या अमेरिका के पास ना जाए। यानी रशिया ले जा सकता है, चाइना ले जा सकता है, मे भी पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क हो सकता है,
लेकिन अमेरिका को वॉर ट्रॉफी के तौर पे मुझे नहीं लगता कि वो यूरेनियम देने वाले हैं। तो ये यूरेनियम का मामला तो वहीं पे खड़ा है, उस पर मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी। ईरान पहले भी कहता है जी हम बम नहीं बना रहे, हम बिजली बना रहे हैं, तो वो मामला तो वहीं पे खड़ा है। तो अमेरिका ने इस सारी लड़ाई में हासिल क्या किया? ईरान ने तो अपने मुंजमद असासे जो हैं वो बहाल करवा लिए। ईरान ने आबना हुर्मुज़ पे अपना कुछ हद तक कंट्रोल भी कर लिया। अगर आबना हुर्मुज़ खुल भी जाती है तो वो तो पहले भी खुली हुई थी, और अगर जौहरी मुज़ाकरात ही करने हैं तो वो तो पहले भी हो रहे थे। तो इस सारी लड़ाई में अमेरिका ने अपनी मिथ तोड़वा ली, आयरन डूम का पोल खुल गया और अमेरिका की दिफाई सलाहियतें जो हैं वो दुनिया के सामने आ गई। बहरहाल अभी हतमी मुआहदा बाकी है और किसी भी मामले पे दस्तखत अभी तक नहीं हुए। इसमें ईरान की वजारत खारजा का भी एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम ज़ेरे बहस मौज़ूआत के एक बड़े हिस्से पर किसी नतीजे तक पहुँच चुके हैं। ताहम ये कहना कि इसका मतलब यह है कि मुआहदे पर दस्तखत बिल्कुल करीब है, कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता। अमेरिका में पॉलिसी साजी और फैसला साजी का अमल एक तरह के इदारा जाती तजब्जुब और हिचकिचाहट का शिकार है। वहाँ पे एक अमेरिका के अंदर वो कह रहे हैं प्रॉब्लम चल रही है, उनके थोड़े फैसले बदलते रहते हैं, मुतालबात भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लिहाजा ये अभी इब्तदाई मराहिल में है। कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि अब ये जंगबंदी की तरफ ही मामला जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा इस्तेहकाम आया और उसका फ़ायदा पाकिस्तानी शहरियों को मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान पूरी दुनिया में पाकिस्तानी शहरियों को हुआ था। हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल भी आ रहा था, पुराना पेट्रोल भी मौजूद था, पाकिस्तान को सब सपोर्ट भी कर रहे थे, सहूलत भी मिल रही थी। इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम का कचूमड़ निकाल दिया शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिलकर। तो अब ये इन दोनों से गुजारिश है कि जनाब हम पे जंग टल गई है, तो मेहरबानी करके पेट्रोल की कीमत को 150 रुपये लीटर पे वापस ले जाएं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत की सरजमीन पर खड़े होकर दिया। मैं स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ, बात इस पर हम नेक्स्ट वीलॉग में करेंगे अभी, क्योंकि लंबा हो जाएगा। इंडिया हमेशा इस हकीकत की तरफ इशारा करता रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन से मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुप काम कर रहे हैं जो इंडिया को निशाना बनाते हैं। वो हमेशा इस हवाले से फिक्रमंद रहते हैं। अब मैं इंतजार करूंगा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसका जवाब कब देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।